जिनवू वर्सेस नाइट कमांडर इगिरिस की फाइट इज द वन ऑफ द टफेस्ट फाइट फॉर जिनवू आफ्टर द जॉब चेंज। तो जॉब चेंज के दौरान जिनवू के सामने एक पर्पल डंजन ओपन होता है। जिनवू बहुत एक्साइटेड था इस नए बदलाव के लिए, लेकिन उस डंजन में एंटर करते साथ ही जिनवू को ये रियलाइज हो जाता है कि ये डंजन बाकी डंजन से काफी अलग और तगड़ी मॉन्स्टर से भरा था। डंजन में घुसते ही जिनवू की फाइट एक नाइट से होती है। जिनवू श्योरली इस नाइट से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी जिनवू इस नाइट को हरा नहीं पा रहा था। इस चीज का एक कारण उस नाइट का कवच भी था। ये कवच इतना हार्ड था कि जिनवू की ब्लेड उस कवच को काट तक नहीं पा रही थी। बट ऑब्वियसली जिनवू पहले भी कुछ ऐसी फाइट कर चुका था जहां वो अपनी तलवार के बिना यानी हाथों से लड़ा था। तो ऐसे में जिनवू उस नाइट के पीछे आकर उसके सर पर चढ़ जाता है और उसके बाद वो उसके कवच को अपने हाथों से खींचकर तोड़ देता है। अब जिनवू को मालूम लग रहा था कि ये डंजन वाकई में खतरनाक है, बिकॉज एक नॉर्मल से नाइट ने ही जिनवू का काफी समय बर्बाद कर दिया था। तो अब जिनवू अपने हाथों में एक छोटी सी मसाल लेकर डंजन में आगे बढ़ने लगता है, बिकॉज अगर जिनवू को यहाँ से निकलना है तो उसे इस डंजन के बॉस को हराना ही होगा। अब यहाँ जिनवू ये सोचता है कि इस डंजन में कामोफ्लाज और क्रिटिकल अटैक जैसे मूव ही काम आएंगे, लेकिन इन दोनों की यूज से उसे अपने काफी सारे माना का यूज करना पड़ेगा, जिसमें एक कामोफ्लाज 200 माना का एंड एक क्रिटिकल अटैक 70 माना का यूज करता है। कामोफ्लाज बेसिकली एक टेक्निक है जो जिनवू को गायब होने में मदद करती है। वहीं क्रिटिकल अटैक वो टेक्निक है जो जिनवू को हार्ड से हार्ड चीजों को तोड़ने में या काटने में मदद करवाती है। ऑल्सो जिनवू के लिए एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो नहीं जानता था कि ये डंजन किस रैंक का है, और साथ ही वो अपने आप को यहाँ हील भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ जिनवू अपनी डेली ट्रेनिंग के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से काफी सारे नाइट्स जिनवू के पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ जिनवू नेकेड हैंड से ही एक एक करके सभी नाइट्स को खत्म कर देता है। ऑल्सो उन नाइट्स को मारने से जिनवू को कुछ 30,000 गोल्ड कॉइन्स और एक डिफेंस के लिए इनविजिबल चेस्ट आर्मर भी मिलता है। यही अचानक से जिनवू को कुछ और सेंस होता है एंड वो अपनी तलवार हवा में यूं ही चला देता है। एंड यही हमें ये मालूम पड़ता है कि उसने अपनी तलवार एक नाइट के गले में घुसाई थी, जो जिनवू की ही तरह कामोफ्लाज का यूज कर रहा था। यही टाइप ऑफ बीस्ट ऐसा भी आता है जो लाइट को कंट्रोल कर सकता था। तो यहाँ जिनवू समझ जाता है कि इस डंजन में हर टाइप के बीस्ट रहते हैं। अब यहाँ जिनवू की घबराहट का लेवल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जिनवू कम से कम माना का यूज करना चाहता था इन बीस्ट को खत्म करने के लिए। अब ये कई बीस्ट मारकर रेस्ट करने की सोचता है, बट देयर इज नो ब्रेक फॉर अ हार्ड वर्कर। यहाँ फिर कुछ आर्चर्स आते हैं जिन्हें मारकर जिनवू को थोड़ा सा पानी और 50% आर्मर सेट मिल जाता है। तो इन बीस्ट को खत्म करने के बाद जिनवू पहुंचता है एक बड़े से गेट के पास। इस गेट को खोलते ही जिनवू एक काफी चिल हवा को महसूस करता है। ये चीज जिनवू के लिए एक ट्रॉमा की तरह था, बिकॉज इस जगह का हर हिस्सा जिनवू को उस डबल डंजन की याद दिला रहा था जहां से जिनवू को डबल अवेकनिंग मिली थी। अब यहीं हम यहाँ के बॉस इगिरिस द रेड को देखते हैं। अब जिनवू को देखते ही इगिरिस अटैक कर देता है। इगिरिस के मूव इतने फास्ट थे और इतने जबरदस्त थे कि उनके स्लैशेस से जिनवू के पीछे की दीवार टूट जाती है। अब यहाँ जिनवू अपना काउंटर अटैक करता है एंड जैसा कि जिनवू जानता था कि खंजर के नॉर्मल वार इस नाइट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और वैसा ही कुछ हुआ। जिनवू के अटैक से इगिरिस को खरोंच तक भी नहीं आई। इस पर यहाँ इगिरिस जिनवू पर अटैक कर देता है। अटैक काफी अचानक से होता है, इस वजह से जिनवू इस अटैक को काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। अब इगिरिस के अटैक की वजह से एक रेत का धुआं उड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर इगिरिस ब्लाइंड अटैक करता है। इस अटैक से जिनवू मरते मरते ही बचा था। अब यहाँ जिनवू सोचता है कि मेरे आर्मर की वजह से मेरी स्ट्रेंथ घटकर 80 रह गई है, एंड शायद इस टिन के डब्बे की स्ट्रेंथ भी 80 या इससे अबव होगी, और शायद जिनवू इसे बिना वेपन के हरा भी ना पाए, बिकॉज ये बीस्ट जिनवू से लड़े बाकी बीस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब जिनवू को नेकेड हैंड लड़ता देख इगिरिस भी एक एक करके अपने सारे इक्विपमेंट हटाने लगता है। इस पर जिनवू सोचता है कि क्या ये मुझे वीक समझ रहा है, लेकिन इक्विपमेंट हटाते ही इगिरिस इतना फास्ट हो जाता है कि जिनवू को मालूम ही नहीं पड़ता और इगिरिस उसे पकड़ के सामने की दीवार में फेंक देता है।
इतना ही नहीं, उसी समय वो अचानक से आकर जिन्वू को जोर का पंच भी मारता है, लेकिन इतने में जिन्वू उससे बचकर निकल जाता है। इग्रिस के पंच की पावर का अंदाजा जिन्वू को लग चुका था। अगर जिन्वू ने वो आर्मर नहीं पहना होता तो अब तक जिन्वू शायद मर चुका होता। अब जिन्वू सोचता है, क्या हुआ अगर मैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपने फास्ट मूवमेंट से तो मात दे सकता हूँ। लेकिन जिन्वू की ये गलतफहमी थी। अब जितना फास्ट जिन्वू इग्रिस से लड़ता है, सेम उसे कॉपी करता हुआ इग्रिस उतना ही फास्ट जिन्वू से फाइट करता है। लेकिन स्टिल फिजिकल अटैक इग्रिस के हार्ड थे, तो इसमें जिन्वू मात खा जाता है। इग्रिस जिन्वू को उसके पांवों से पकड़कर एक जोर का पंच मारता है। इस पंच से सीधा जिन्वू उड़कर राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। बट दैट्स नॉट द एंड। इग्रिस अपनी तलवार लेकर अपना फाइनल मूव देने ही वाला होता है कि इतने में ही हम ये देखते हैं कि जिन्वू इग्रिस की तलवार को अपने हाथों से रोक देता है। स्टिल हिज आर्मर वर्किंग। यह जिन्वू अपनी तलवार बुलाकर इग्रिस के सबसे कमजोर पार्ट यानी उसकी आंख पर वार करता है। इस मूव से इग्रिस पूरी तरह से हिल जाता है। यही इग्रिस उस खंजर को अपनी आंख से निकालता है, पर जिन्वू को इस खंजर की जरूरत थी एंड वो उसे समन करके फिर से अपने पास ले आता है एंड फिर एक जोर का स्लैश वो उसके गले पर देता है। लेकिन ये इनफ नहीं था। इस पर जिन्वू एक एक करके 4 बार अपने माना का यूज कर क्रिटिकल अटैक देता है, जिससे अंत में वो खंजर इग्रिस के कवच को तोड़ उसके मुंह में घुस जाता है एंड इसी तरह इग्रिस का खात्मा होता है। जिन्वू समझ चुका था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जिन्वू इस बात से भी खुश था कि एक सिंगल डंजन को क्लियर करके उसे 15 लाख गोल्ड कॉइंस मिले एंड साथ ही इग्रिस का हेलमेट भी, जो कि एक एस रैंक आइटम था। एंड साथ ही 2 डिफरेंट टाइप के स्टोन्स भी जिन्वू को मिलते हैं एंड इसी के साथ ये फाइट यही एंड हो जाती है। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।